हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। तो कल हम लोग ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, क्लास 8 का। हमने लैंड, सॉइल, वाटर और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का चैप्टर शुरू किया। और उसमें हमने कल लैंड पोर्शन को देखा कि लैंड जो कि हमारे पूरे पृथ्वी के हिस्से का मात्र 30% है, जो कि एक बहुत ही छोटा अमाउंट है। उस पर भी लैंड का बहुत सारा पोर्शन है जो कि रहने योग्य नहीं है। ठीक है। एंड देन वी हैव सीन व्हाट आर द वेरियस रीजंस, क्या कारण है कि लैंड सब तरफ रहने योग्य नहीं होता है। ठीक है। उसके हमने बहुत तरीके के रीजंस देखे। देन वी हैव सीन द लैंड यूज़। लैंड यूज़ किसको कहते हैं, और हमने दो फैक्टर देखे कि लैंड यूज़ को कौन से दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, द ह्यूमन फैक्टर एंड द योर फिजिकल फैक्टर। ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे कि हमारी जो लैंड है उसकी ओनरशिप, ठीक है ना, जो उसकी ओनरशिप है वो किस बेस पे होती है। ठीक। फिर किस प्रकार से हम लैंड को इस वक्त अपनी एक्टिविटी से डिग्रेड कर रहे हैं, और कौन से तरीके हैं जिससे कि हम इसको बचा सकते हैं। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। द लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो लैंड का जो क्लासिफिकेशन होता है, यानी कितने प्रकार की लैंड है। अब हम बेस तो इसके बहुत से होते हैं, है ना, लेकिन आज हम इसका जो बेस देखेंगे वो देखेंगे ओनरशिप, यानी इसका मालिक कौन है, इसके ऊपर हक किसका है। ठीक है। ओनरशिप यानी कौन इसका ओनर है। ठीक है। तो इसमें दो तरह के लैंड होते हैं। फर्स्ट वन इज योर प्राइवेट लैंड। प्राइवेट आप सबको पता है ना, प्राइवेट यानी जो किसी का अपना निजी हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं हेडिंग दे देती हूँ आप लोगों को। लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ठीक है। ओनरशिप यानी जिसका हक है उस पर। तो प्राइवेट यानी जो निजी होता है। और अगर हम इसका बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल लें तो जैसे आपका हम कहें कि आपका घर जो है, ठीक है, वो एक तरह का आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना। तो उसको हम लोग प्राइवेट कह सकते हैं, यानी जो आपका निजी है। ठीक। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से मेंशन किया है, प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, यानी जो किसी व्यक्ति का अपना होता है। जैसे किसी का रियल एस्टेट हो गया या किसी का फार्म हो गया। ठीक है। जिसपे सिर्फ उस व्यक्ति का ही अधिकार होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट लैंड। अब दूसरे तरीके का जो लैंड होता है वो होता है आपका कम्युनिटी लैंड। तो इस वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स हों, जहाँ ज़्यादा लोग हों। ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं कम्युनिटी लैंड। तो इसको हमने किस प्रकार से डिफाइन किया है, ओन्ड बाय कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस। ठीक। तो अब कॉमन यूजेस माने जिसको सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इस पर किसी का अपना एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। अब अगर हम आपको एग्जांपल दें, जैसे आप पार्क में जाके बैठते हैं, या आप रोड यूज़ कर रहे हैं, हाँ ठीक है ना, या आप सार्वजनिक किसी भी प्रकार का भी आपका अस्पताल है वहाँ चले गए। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। या तो स्टेट गवर्नमेंट होती है या तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो है आपकी और सबके इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ठीक है। इसको सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं कॉमन, यानी जिसको सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और बड़े स्तर पे अगर हम देखें तो भाई आपके जो ओशंस हैं, लेक्स हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, तो ये किसी की प्राकृतिक किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये कॉमन यूज़ के लिए है ना, इसके ऊपर सबका अधिकार होता है। इसलिए यहाँ पे आपका वर्ड निकल के आता है कॉमन, और जिसे यूज़ कर सकती है आपकी कम्युनिटी। ठीक है। तो इसमें हमने एग्जाम्पल दे रखा है आपको फॉडर। फॉडर यानी क्या होता है, जैसे चारा कलेक्ट करना। ठीक है। जैसे कोई बड़ा सा मैदान है, वहाँ पे खूब सारी घास उगी हुई है, चारा लगा है, तो उसको कोई भी काट के ले जाता है। ठीक है। और आपके जो फलों के पेड़ हैं, ठीक है, फिर आपके मेडिसिनल हर्ब्स हैं, ठीक, तो ये सब जिसको बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी लैंड। ठीक है। तो लैंड को हमने ओनरशिप के बेसिस पे दो तरह में क्लासीफाई किया, प्राइवेट लैंड जिसपे किसी एक व्यक्ति का इंडिविजुअल का अधिकार होता है, और कम्युनिटी लैंड जो कि बहुत सारे लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है। और ये जो कम्युनिटी लैंड है इसको और हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज योर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। ठीक है। जो सभी के लिए बराबर है। नाउ अब हम और आप अच्छे से जानते हैं कि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जब जनसंख्या इस पृथ्वी पे बढ़ती है,
तो लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, ठीक है। और जब ज़रूरत बढ़ती है तो हर चीज़ पे प्रेशर पड़ता है, यानी जितने भी व्यक्ति हैं सबको सब कुछ चाहिए, सबको घर चाहिए, सबको पानी चाहिए, बिजली की, ठीक है, हर चीज़ की सबको ज़रूरत होती है। तो इससे क्या होता है, जब ज़रूरतें बढ़ जाती हैं तो उसी हिसाब से जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको हम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो अब व्हेन डिमांड इज ग्रोइंग देन व्हाट हैपन्स, द प्रेशर ग्रोज ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, यानी आपकी ज़रूरतें तो बढ़ रही हैं लेकिन आपकी जो ज़मीन है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। वो क्या है, लिमिटेड है, कम है ना। आपकी ज़मीन कम है, ज़मीन आपकी कम है और आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है, ठीक। तो जब डिमांड ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड आपकी कम है, तब यहाँ पे आप अपनी प्राकृतिक संपदा पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। फिर अब हमारी जो लैंड है यानी जो हमारी ज़मीन है, इसकी क्वालिटी जो होती है सब तरफ एक जैसी नहीं है, ओके। क्वालिटी ऑफ लैंड डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि कहीं पे भूमि आपकी समतल है, कहीं डेजर्ट है, कहीं पठार है, कहीं आपके तटीय प्रदेश हैं, ठीक है। तो क्वालिटी जो आपकी ज़मीन की होती है वो सब तरफ एक जैसी नहीं होती है। जैसे कल हमने आपको बताया था प्लेन एरियाज़ में जहाँ समतल भूमि है, जहाँ नदी घाटियाँ हैं, तो वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो वहाँ पे जो आपकी फसलें होती हैं वो आपकी ज़्यादा उगती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उसी के अपेक्षा अगर बहुत ज़्यादा किसी डेंस फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं जहाँ बहुत घने जंगल हैं, या आप किसी ऐसी जगह में जाइए जो कि रेतीला है, बलुवट है, वहाँ कटीली झाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी जनसंख्या कम होगी, ठीक है। तो ये हमने देखा कि आपकी जो लैंड की क्वालिटी है वो एक जगह से दूसरी जगह में अलग अलग पाई जाती है, ठीक है। नाउ पीपल यूज लैंड टू एक्सपैंड कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन अर्बन एरियाज। अर्बन का मतलब क्या होता है, अर्बन एरियाज यानी शहरी, ठीक है। अब शहरों में देखिए ये सब चीज़ें आपको क्यों बताई जा रही हैं, ये रिलेटेड है आपकी लैंड यूज से, कि हम ज़मीन को जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब जाके उससे जुड़ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जब शहर में आते हैं यानी आप जब अर्बन एरिया में आते हैं तो वहाँ पे लोग किस प्रकार से अर्बन एरियाज में यूज़ करते हैं, दे यूज़ लैंड टू एक्सपैंड कमर्शियल एरियाज, ठीक है। कमर्शियल एरियाज यानी आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस खुल रहे हैं, है ना। आप लोगों को ये बहुत पसंद है मॉल में जाके खरीदारी करना। आजकल हर छोटे छोटे शहरों में भी बड़े बड़े 2 माले के 3 माले के मॉल खड़े हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कहाँ बना रहे हैं, ज़मीन पे ही बना रहे हैं ना, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कमर्शियल एरियाज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं। फिर और हम लोग क्या कर रहे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक। अपार्टमेंट्स आप लोग देखते हैं आजकल कितनी मंजिलों के अपार्टमेंट बन रहे हैं, तो ये हमने कहाँ बना के रखे, ये भी हमने लैंड पे बना रखे हैं, ठीक है। तो शहर में हम लोग लैंड किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियल और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, उनको हम बढ़ाते जा रहे हैं। यानी ज़मीन पे हमारी ज़रूरत बढ़ रही है तो किस पे प्रेशर पड़ रहा है, ज़मीन पे प्रेशर पड़ रहा है, ठीक। अब हम आते हैं शहर गांव की तरफ। अब ये रूरल एरियाज है, रूरल का मतलब क्या होता है, गांव। अब गांव में लोगों की ज़रूरतें किस प्रकार की होती हैं, गांव में लोग क्या करते हैं, कृषि, खेती करते हैं। तो भाई खेती करते हैं तो उनको ज़मीन किस लिए चाहिए, खेती करने के लिए चाहिए, ठीक है ना। सो हियर द लैंड इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो यहाँ पे दे एक्सपैंड एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पे शहर में आपके वाणिज्यिक कारणों से और घर बनाने के उद्देश्य से लैंड में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ज़मीन का इस्तेमाल अधिक हो रहा है। और अगर आप गांव में आ जाएंगे तो यहाँ पे खेती करने के लिए जो है लोग लैंड पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो हमारे लैंड यूज़ होते हैं, ज़मीन का जो इस्तेमाल होता है, ये किस प्रकार से डिफ़र करता है। यानी जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिया है चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न, ठीक है। यानी जिस प्रकार से हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं ये क्या दर्शाता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये हमारी सोसाइटी में किस प्रकार के कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। हम लोग जिस प्रकार से दिन पे दिन भौतिकवादी होते जा रहे हैं ना, क्योंकि हम लोगों को आजकल छोटे से घर की जगह बड़ा घर चाहिए, वो भी एक नहीं 2 से 3 माले का चाहिए। आजकल लोग अपार्टमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपार्टमेंट का चलन बढ़ गया है,
ठीक है, एक के ऊपर एक डब्बा नुमा घर बनता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बनती हैं, तो ज़मीन पे बनती हैं, खूब बड़े एरिया में बनती हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है भाई, हम उतनी जगह का लैंड जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और क्या होता है भाई, हमारी और प्रकार की ज़रूरतें, जैसे इस वक्त क्या है, सबके पास गाड़ियाँ हैं, तो सबके पास गाड़ी होने से क्या हुआ है, ट्रैफिक आपका बढ़ गया है। तो अब क्या हो गया, एक सिंपल रोड की जगह हमको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ गई है, हाईवेज की, ठीक है, 2 लेन 4 लेन 6 लेन, ठीक है। तो सड़कें भी आपकी क्या हो रही हैं, चौड़ी हो रही हैं, इसमें भी आपके लैंड पे क्या हो रहा है, दबाव पड़ रहा है। समझ में आई ना बात। तो इस प्रकार से हमारा जो आज के टाइम का लैंड यूज पैटर्न है वो हमारी सोसाइटी में कैसे बदलाव हो रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। अब देखिए, अब ये जो हम इतना कुछ रोड बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अब इससे इसका जो सीधा असर कहाँ जा रहा है, ये किसको प्रभावित कर रहा है, हमारे एनवायरमेंट को, पर्यावरण को, है ना। अब देखिए, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। अब हमको कृषि करनी है, तो कृषि करने में क्या है भाई, अगर आपका एक लैंड का हिस्सा है, मान लीजिए यहाँ पे एक जंगल है, ठीक है, अब इस पे खूब सारे पेड़ लगे हैं, अब खूब घने इसमें एक जंगल टाइप है या हरियाली वाला एरिया है। अब ये लैंड जो है यहाँ पे प्लान किया है कि भाई यहाँ पे अर्बन एरिया को ले लेते हैं, भाई किसी बिल्डर ने कहा कि अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, अपना एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स खड़ा करेंगे या हम एक अपार्टमेंट बनाएंगे इतने वाले का, तो वो क्या करेगा, इस ट्रीज को क्या करेगा, कट कर देगा, है ना। और जब ये सारे ट्री यहाँ से कट हो गए तो ये क्या बन गया, अब ये खाली लैंड, ठीक। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने घर खड़ा कर दिया, ठीक है। अब ये जो इतने सारे पेड़ थे, यहाँ पे हजारों की संख्या पेड़ थे, हमने क्या किया, घर बनाया, यहाँ पे इसकी सौंदर्य वृद्धि के लिए हमने छोटे छोटे लंबे लंबे प्यारे प्यारे फूल के पौधे लगा दिए या पेड़ लगा दिए, मात्र उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, ठीक। तो वो जो एक सघन वन था, जंगल था, उस पेड़ों की संख्या अगर आप इसकी संख्या से कंपेयर करेंगे तब आप पाएंगे कि ये इसके अनुपात में बेहद कम होते हैं। तो हमने क्या किया, इतने पेड़ों को नष्ट करके यहाँ पे अपना घर खड़ा किया, ठीक है। अब यही बात अगर हम करें कृषि के लिए, भैया आपका जमीन का हिस्सा है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बगीचा था आम का, अमरूद का, ठीक है। अब कोई किसान है, उसने जमीन खरीद ली, उसको क्या करना है, और फसलें अपनी उगानी है, ठीक है, क्योंकि भाई जितनी वो जमीन लेगा, जितनी खेती करेगा, उतनी ही उसकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो आपकी मार्केट में बेचेगा, उसको फायदा होगा। तो उसने क्या किया, ये पूरे पेड़ कटवा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, उसने खेती करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जब खेती करनी शुरू की तो आपको ही पता है किसी भी ज़मीन का धीरे 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 जब खेती में उपयोग ज़्यादा होता है तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो कम होती जाती है, ठीक। समझ में आया। तो ये जो चीज़ें हमारी कंस्ट्रक्शन की और क्रॉप पैटर्न की किस प्रकार से हमारे एनवायरमेंट को ये खतरा पैदा कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने दे रखे रिजल्ट, यानी ये जो हम कर रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ये जो मानव गतिविधियां हैं इससे हमारे एनवायरनमेंट को थ्रेट हो रहा है, डर हो रहा है, और ये किसको अब जन्म दे रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन। अब ये जो वर्ड है डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, यानी डिग्रेड होना, है ना। किसी चीज, जैसे आप एग्जाम देते हैं क्लास में तो आपका ग्रेडिंग सिस्टम है ना। आप ज़्यादा ग्रेड आए, ए आया, A+ आया, लेकिन अगर आपका C ग्रेड आ गया, D ग्रेड आ गया, तो क्या कहेंगे, आप डिग्रेड हो गए, यानी आपका जो गुणवत्ता है वो कम हो गई, रिजल्ट आपका डाउन आया। तो इन सब एक्टिविटीज से डिग्रेडेशन होता है, यानी ज़मीन की गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, पेड़ काट दिए, हरियाली नष्ट कर दी, अब हमारी जो ज़मीन है वो खाली हो गई, तो धीरे धीरे क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो लूज होती जाएगी, ठीक है ना। अब लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड कैसे होता है, अब आप सोचेंगे लैंडस्लाइड तो तब होता है भाई जब बहुत तेज भूकंप आए या बाढ़ आ गया या फिर वॉल्केनो इरप्ट हो गया, है ना, तब एक ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा, फ्लड मेनली, फ्लड जो होता है वो जब बहुत बड़े पैमाने पे आता है तो ज़मीन का बड़ा हिस्सा जो है वो अपने साथ बहा के निकाल देता है, ठीक है। लेकिन वो तो एक प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन ये लैंडस्लाइड जो होता है वो ह्यूमन एक्टिविटी से भी होता है, ठीक है।
अब आप कहेंगे ह्यूमन एक्टिविटी से कैसे होता है? ये जो हम माइनिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम जब माइनिंग करते हैं बड़े बड़े पर्वतीय स्थलों में, हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे विस्फोट करते हैं। ठीक है, विस्फोट क्यों किया जाता है? क्योंकि पहाड़ जो होते हैं उनको काटने के लिए, ठीक है, उनको तोड़ने के लिए विस्फोट किए जाते हैं, ड्रिल किया जाता है। तो लगातार जब कोई चीज़ शेक करेगी, आप उसके बेस तक हिलाएंगे, तो क्या होता है, ज़मीन का टुकड़ा जो है वो कमज़ोर होता चला जाता है। ठीक है, तो कमज़ोर होते होते एक स्तर तक वो इतना कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हमने तो उसको ऑलरेडी उसे कमज़ोर कर रखा है ना, अब उसको ज़रा सा किसी प्राकृतिक आपदा का धक्का लगेगा तो वो तुरंत बाहर आ जाएगा। ठीक है, या हमने रोड बनाया, ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है भाई, हमने रोड कंस्ट्रक्ट किया है ना, तो क्या होता है कि इसमें भी हम क्या करते हैं, भूमि का हिस्सा निकालते हैं। ठीक है, या हमारे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है या हमारा कुछ प्लानिंग खराब है ना, ठीक तरह से हमने कंस्ट्रक्शन नहीं किया, तो भी आपका लैंडस्लाइड को जन्म देता है। ओके, नाउ थर्ड थिंग देखते हैं, आप किसे कहते हैं, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, मृदा अपरदन। ठीक है, तो मैंने भी आपको जो ये बताया, पेड़ कटने का काम। तो अब यहाँ पे जो ज़मीन है, आप लोग को ही पता है, जब ये पेड़ है यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इसकी जो जड़ें हैं ये मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। ठीक, तो ये अगर आपके हरे भरे पेड़ हैं तो यहाँ की मिट्टी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी और इसकी फर्टिलिटी भी हमेशा बनी रहती है। लेकिन क्या होता है, जब हम पेड़ काट देते हैं तो ये हिस्सा पूरा क्या हो जाता है, खुल जाता है। ठीक है, अब इस मिट्टी को पकड़ के रखने वाला कोई नहीं है, एकदम अनाथ है। ठीक है ना, इसको देखने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ से बहुत तेज हवा का बहाव आता है या बहुत तेज पानी का बहाव आता है, तो सारी की सारी मिट्टी यहाँ से बह के चली जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो सॉइल का फर्टिलिटी ऑटोमेटिक वो जो है कम हो जाता है। ठीक है, आपकी मिट्टी जो है परत उसकी उड़ के चली गई, इसको हम लोग कहते हैं सॉइल एरोशन। अब देखिए डिसर्टिफिकेशन। डिसर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भूमि के स्थल पे बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ काट देते हैं। ठीक है, हमने पेड़ काट दिए, वहाँ की ज़मीन हमने बंजर कर दी। ठीक है, मिट्टी खुल गई, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका डेजर्ट बनने के चांसेस आ जाएंगे, मरुस्थल क्रिएट हो सकता है। ठीक, तो मैंने आपको जिस प्रकार से ये समझाया है, आप चाहें तो इन सब वर्ड्स के आप इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप मेरी वीडियोस फिर से बैक करके पॉज करके ध्यान से सुनिए मैंने आपको क्या कहा है, और आप हर वर्ड के आगे लिख लीजिए इसका मतलब क्या है। ठीक है, नहीं तो फिर एग्जाम टाइम में क्या होगा, ये आपको रटना पड़ जाएगा, है ना। फिर आप सोचेंगे अरे डिग्रेडेशन क्या है, लैंडस्लाइड क्या है, डिसर्टिफिकेशन क्या है। लेकिन जब आपको इनका मीनिंग पता रहेगा तो आपको इनको बाय हार्ट करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक ही आपके दिमाग में चले जाते हैं। ओके, तो आप प्लीज़ इनको जब लिखें तो अभी मैंने आपको जो समझाया है इसका जो मीनिंग है, आप प्लीज़ उसको वहाँ पे कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमने देखा किस प्रकार से हमने ज़मीन का यूज़ किया और हमने एनवायरनमेंट को इतने खतरे दिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब नाउ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस। अब हम इन सब चीज़ों का बचाव कैसे कर सकते हैं, कंजर्व करना यानी बचाना, है ना। तो अब हमको बचानी है अपनी ज़मीन, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। नाउ अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड्स टू ग्रोइंग डिमांड। ठीक है, जनसंख्या आपकी बढ़ी, आपकी डिमांड्स बढ़ गई। अब जब आपकी डिमांड्स बढ़ेंगी तो आपके फॉरेस्ट खूब बड़े स्तर पे कटेंगे, है ना, अभी मैंने आपको सब समझाया है। ठीक है, आप खूब सारे जंगल काट देंगे और एरेबल लैंड भी नष्ट करेंगे। एरेबल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी ज़मीन का टुकड़ा जो कृषि योग्य है, अभी उस पर हम खेती कर सकते हैं, पेड़ उगा सकते हैं, यानी उस सॉइल की जो फर्टिलिटी अभी बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, उसको नष्ट कर दिया। क्यों, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो जब हमारी जनसंख्या बढ़ती है तो हम अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए जंगलों को और जो लैंड अभी काम में आ सकते थे उसको हम लोग डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। राइट, अब इससे क्या होता है, दिस क्रिएट्स अ फियर ऑफ लूजिंग नेचुरल रिसोर्स। यहाँ पे कौन से नेचुरल रिसोर्स को कहा जा रहा है कि जिसको लूज करने का फियर है, वो है आपकी एक अच्छी गुणवत्ता वाली ज़मीन का टुकड़ा। आप चाहें तो उसमें और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई पेड़ भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है ना, बहुत चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं, लेकिन चूंकि हम अभी लैंड की बात कर रहे हैं तो हम अभी लैंड पे फोकस करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ये जो लैंड का हमने मिसयूज़ किया, जिस प्रकार से हमने डिस्ट्रक्शन किया है, नाउ इट मस्ट बी चेक्ड। मस्ट बी चेक्ड, मस्ट का मतलब क्या होता है, वो काम जो हमको करना ही है।
तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? वी कैन अडॉप्ट वेरियस मेथड्स टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो हम ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं जिससे कि हम अपने इस वैल्यूएबल लैंड रिसोर्स को बचा कर के रख सकें, ठीक है। तो पहला काम क्या कर सकते हैं? अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन यानी देखिए अभी आपका जो अफॉरेस्टेशन है ये आपका डिफॉरेस्टेशन का ठीक उल्टा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का काटना, और अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? खूब ज़्यादा पेड़ लगाइए। फिर दूसरा मेथड आपको दिया है लैंड रिक्लेमेशन। अभी लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है? लैंड रिक्लेमेशन का मतलब ये होता है ज़मीन का कोई ऐसा टुकड़ा जो अभी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन हम उसको अपने इस्तेमाल के योग्य बना सकते हैं। जैसे कोई लो लाइंग एरिया है, कल भी हमने डिस्कस किया था ना, लो लाइंग एरिया यानी कोई ऐसा स्थान या ऐसा स्थल मंडल जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आपकी इकट्ठा होता है हमेशा, है ना। तो ऐसे एरिया को हम क्या कर सकते हैं? कुछ प्रक्रियाओं द्वारा, किसी प्रोसेस द्वारा उसको फिलअप करके उसकी उस ढलान से ऊंचा उठा के ऊंचाई पे लाके उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपकी दुनिया में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल आइलैंड माने जैसे सीबेड के नीचे जो ज़मीन है उसको ऊंचाई पे लाके फिर वहाँ पे हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड है, करीब 300 के लगभग आर्टिफिशियल आइलैंड हमारी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? जैसे आपकी सॉइल हो गई, हाँ, मड हो गया, या फिर ऐसी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हो गई जो हम डालते रहते हैं जब तक कि वो जो आपका पानी जो पेनिट्रेट ना हो जाए और वो लैंड का हिस्सा हमारी ज़रूरत के अनुसार हमको मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से हम आर्टिफिशियल आइलैंड बनाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसे हम लोग लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं, राइट। या फिर कोई डेजर्ट का एरिया है, या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे अभी यूज़ करने लायक नहीं है लेकिन हम उसको अपने हिसाब से उसको अपने यूज़ के अनुसार बना सकते हैं, राइट। नाउ रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो हमारी जो कृषि होती है जिसमें हम क्रॉप पैटर्न करते हैं उसमें हम लोग बहुत सारी आजकल दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, रसायन उर्वरक, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इनके जो केमिकल्स हैं वो आपकी मिट्टी में मिलते हैं, ठीक है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, फिर वो मिट्टी के साथ फिर पानी में बह के जाते हैं, पानी को भी प्रदूषित करते हैं, नदियाँ प्रदूषित होती हैं, ठीक। उसी पानी को हम भी यूज़ करते हैं, जानवर भी यूज़ करते हैं, फिर उस मिट्टी में जो फसलें होती हैं उसको हम खाते हैं। तो पूरी तरीके से ये जो सर्कल है ये एक प्रदूषण का सर्कल है, और वो प्रदूषण कहाँ जा रहा है? ये प्रदूषण कहाँ जा रहा है? आपके अंदर, ठीक है, हमारे अंदर, और ये इस स्थल मंडल के जितने जीव हैं आज इस जहर का शिकार हो रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए कहा गया है रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। रेगुलेटेड यूज़ का मतलब क्या होता है? हमको इसकी जो इस्तेमाल करने की एक लिमिट है, ठीक है ना, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए, सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, नाउ ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? यानी कोई ज़मीन है और वहाँ पे आपने पशुओं को छोड़ दिया, ठीक है, रोज़ आपके पशु आके वहाँ पे चर रहे हैं। तो क्या होता है, रोज़ चरने से क्या होता है, वहाँ की जो घास है वो वहाँ से परमानेंट उखड़ जाती है रूट के साथ। तो क्या होता है, वहाँ की मिट्टी जो है फिर वो उसकी फर्टिलिटी पे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो आपकी ओवर ग्रेजिंग है इसको भी हम बचा सकते हैं, ठीक, अपने इस लैंड रिसोर्स को प्रिजर्व करने के लिए, राइट। 1 मिनट, ठीक है। तो आज हमने क्लास में अपनी लैंड की क्लासिफिकेशन देखी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। तो ओनरशिप के बेस पे हमारे लैंड दो प्रकार के होते हैं, प्राइवेट और कम्युनिटी। प्राइवेट यानी जो किसी इंडिविजुअल की निजी संपत्ति है, और कम्युनिटी लैंड यानी जिसको बहुत लोग एक साथ इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है, हमारे लैंड पे जो है प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन लैंड आपकी कम है, ठीक। अब जो लोग हैं शहरों में वो आपकी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और हाउसिंग एक्टिविटी के लिए आपके लैंडों को यूज़ कर रहे हैं, लैंड्स को, ठीक है। अगर आप गांव में आ जाएंगे, उनको कृषि करनी है, इसके लिए जंगल के जंगल काटते चले जा रहे हैं, ठीक। फिर हमने देखा कि हम लोग का जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो हमारी कल्चरल चेंजेस को इंगित कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग जो भी ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे हमारे पर्यावरण को जो है खतरा पैदा हो गया है,
और इतने प्रकार के खतरे हैं, डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया है इनके मतलब क्या है। ठीक, फिर अब हम इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे अपने लैंड को बचा सकते हैं। ठीक, अब हम लैंड को किस प्रकार बचा सकते हैं भाई, जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो हम जो फॉरेस्ट काट रहे हैं, अच्छी लैंड को वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग किस प्रकार बचा सकते हैं, खूब ज़्यादा पेड़ लगा के, और जो ज़मीन जो कि बेकार पड़ी है, जो कि बैरन है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हरियाली भर सकते हैं, है ना। एक बार वो लैंड हमको मिल गई तो हमने यहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए। ठीक, फिर अब जो केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं, इसके यूज़ को हम लिमिटेड कर सकते हैं, और फिर हम क्या कर सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग को हम बचा सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में आपने लैंड को ओनरशिप बेस पे पढ़ा, कितने तरह के ओनरशिप बेस पे हैं, फिर कैसे हम इसको खतरा पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार के खतरे हैं, और कैसे हम इसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हुए होंगे, और प्लीज़ जैसे मैंने आपको समझाया है, आप इसको हर एक वर्ड के आगे इसको प्लीज़ मेंशन कर दीजिए, तो उस वक्त जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, तो आप प्लीज़ इसको तब तक बाय हार्ट कीजिए, रिवाइज कीजिए, और टिल द नेक्स्ट क्लास, सी यू, बाय बाय।